गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, जो हमारा क्लास 11th का 4th चैप्टर है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। व्हाट इज एग्जैक्टली ए केमिकल बॉन्ड? बॉन्ड क्या होता है? हम जनरली बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। है क्या बॉन्ड? हम लोग बोलते हैं आपस में जब फ्रेंड्स रहते हैं और हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बट व्हाट इज एग्जैक्टली बॉन्डिंग? बॉन्डिंग है क्या? बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी आप बॉन्ड बोलते हो, आप वन आइटम को दूसरे आइटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको आप हाईलाइट करते हो। दैट्स कॉल्ड बॉन्डिंग, राइट? के लैंग्वेज में तो हम कैसे जवाब देंगे? व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ बॉन्ड इन द टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू और more atoms. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू और मोर एटम्स, कोई भी दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज केमिकल बॉन्ड दैट बाइंड्स टुगेदर। जो आपस में उन एटम्स को बाइंड करके रखता है, आपस में जोड़ के रखता है। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू और मोर एटम्स दैट बाइंड्स टुगेदर, दैट बाइंड्स द एटम्स टुगेदर, आप ऐसा बोल सकते हो, इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। राइट? तो ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो या दो से अधिक एटम्स को बाइंड करके रखता है, जोड़ के रखता है, समा के रखता है साथ में। ठीक है, दैट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, राइट? अब जब बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि ये बॉन्डिंग क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन्स। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला सवाल, जब मैंने बता दिया कि भाई केमिकल बॉन्ड है, तो मेरा क्वेश्चन है व्हाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। बॉन्डिंग, मैंने आपको हमेशा एक बात बताया हुआ है कि कभी भी जितने भी एटम्स होते हैं, ओवरऑल जितने भी एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन सबके आपस में बॉन्डिंग इसलिए होती है ताकि सबको स्टेबल होना पड़ता है। every atom particularly wants to become stable, right? We have total 118 elements in the periodic table, out of which only 7 to 8 elements are stable. हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिसमें 7 या 8 एलिमेंट ऐसे हैं जो स्टेबल हैं। बाकी कंप्लीटली मैं जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर अनस्टेबल। और एक चीज याद रख लो कि कोई भी पर्टिकुलर एटम का एक एम्बिशन होता है या एम होता है टू बिकम स्टेबल। उन्हें स्टेबल होना है। जैसे कि आज के डेट में मैं एक स्टेबल इंसान हूं। मैं स्टेबल क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास एक स्टेबल जॉब है, मेरे पास अपना खुद का एक स्टेबल किया हुआ बिजनेस है, मेरे पास एक लाइफ में एक स्टेबल फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, एवरीथिंग इज स्टेबल, राइट? मेरे को फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। बट आर यू स्टेबल? नो। आपके पास आपके करियर के लिए अभी प्लान्स है, आपको आगे चल के क्या करना है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपको नीट देना है, आपको जेई देना है, आप अनस्टेबल हो। यू पीपल आर अनस्टेबल, यू वांट टू बिकम स्टेबल, राइट? सो मैं एक स्टेबल आइटम हूं। जब मैं अपने लाइफ में एक स्टेबिलिटी गेन कर लिया हूं, मैं अब जिंदगी भर यही चीज को करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज मैं 30 का हूं तो मैं 60, 65, 70 जब तक मैं जीऊंगा मैं यही करता रहूंगा, यही बॉन्डिंग पढ़ाते रहूंगा। मेरी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, मेरा बाल सफेद हो जाएगा और मैं बॉन्डिंग पढ़ाते रहूंगा, केमिस्ट्री पढ़ाते रहूंगा। आपके साथ ऐसा नहीं है।
मैं अभी आपको पूछूंगा कि एट द एज ऑफ 59 व्हाट यू विल डू, ये आपका डिसाइडेड नहीं है. So you are unstable, you want to become stable. I am stable, I don't want to be stable. मतलब एक बार मैं स्टेबल हो गया, मेरे को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मैं बिंदास हूं. आपको इधर उधर भागने की जरूरत है. तो जो इधर उधर भागते हो टू बिकम स्टेबल, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्शन. So elements react with each other to become stable. Elements react with each other to become stable. क्यों? अनस्टेबल है तो रिएक्टिव है, तो रिएक्ट करता है ताकि स्टेबल हो जाए. फंडा सिंपल है. तो कोई अगर पूछता है कि ये बॉन्डिंग होता क्यों है, ओके, तो एक ही चीज है भाई, 111 एलिमेंट अनस्टेबल हैं जिनको स्टेबल होना है. अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ाया है, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स आप देख रहे हो, जीरो ग्रुप, ग्रुप नंबर 18, ये सारे के सारे स्टेबल हो जाते हैं. These all are stable elements. So stable, once they are stable, they will not react. They will not react. You need to note this point. Stable elements don't react. So कायदे से अगर देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेबल एलिमेंट्स आर लीस्ट रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव. जितने भी एलिमेंट स्टेबल होते हैं या वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे या वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे. रिएक्ट करेंगे क्यों? ऑलरेडी स्टेबल है, तो रिएक्ट करने की जरूरत क्या है. लेकिन अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं, लेकिन 8 प्लेसेस में क्या मैं 118 एलिमेंट्स को प्लेस कर सकता हूं? आई कैन नॉट. भाई मेरे पास स्टेबल एलिमेंट के लिए सिर्फ 7 ही प्लेसेस है. आई हैव ओनली 7 प्लेसेस फॉर स्टेबल एलिमेंट्स. आई कैन नॉट place all those 118 elements in those 7 places. मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. बट इनकी जो बिहेवियर है स्टेबल होने की, वो बिहेवियर में लाके दे सकता हूं बाकी पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स है उनको. आई कैन मेक देम स्टेबल बट आई कैन नॉट प्लेस देम इन द स्टेबल ग्रुप. सो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्ट कर ले और स्टेबल एटम की तरह एटलीस्ट बिहेव कर ले. इट मस्ट बिहेव लाइक स्टेबल एटम्स. ओके, बिहेव करने से क्या होता है? उसके पास भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट? तो इसलिए रिएक्ट करते हैं. ओके, तो मैं आपको 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं. व्हाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, राइट? Atoms need to get stable. That is non-reacting state. Stable मतलब होता है non-reacting state. Atoms को stable होना मांगता है, right? By combining with other elements, or they need to attain noble gas configuration. कैसे? By combining with the elements. दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके या रिएक्ट होके उनको क्या करना है? आपस में स्टेबल होना है. और नोबल गैस, ये सारे जितने भी जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस. इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस. तो नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना, या दैट मींस नोबल गैसेस की तरह बिहेव करना. सो दे वांट टू गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर मैं इनके बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको दे दूं तो वो इनकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं. तो मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है कि मैं क्या करूं, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी सारे एलिमेंट्स को दिलवा दूं ताकि वो स्टेबल हो जाए, राइट? नाउ नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon आर मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. क्लियर? Now the question is, how do atoms combine or how bonding takes place? Previously we have discussed why bonding takes place. Now bonding होती है तो कैसे होती है? How does it happen exactly? Right? Bonding takes place by 2 methods. Bonding takes place by 2 methods. The first method is transfer of electrons. The second method is
sharing of electrons. There are two methods by which bonding takes place: transfer of electrons and sharing of electrons. Right? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दो चीजें होती है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में दो चीजें होती है। वन एटम, एक पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या इसको आप इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट भी बोल सकते हो। क्यों इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंट? भाई अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। सो वन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच, दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और दे आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, एंड द अदर एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आपको डेफिशिएंसी मतलब पता है? बायोलॉजिकल लैंग्वेज में डेफिशिएंसी मींस किसी चीज की कमी होना। ठीक है? दे हैव लेस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो ट्रांसफर मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच एटम है वो दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। राइट? सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ जो भी बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आया एग्जैक्टली कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? आपके पास दो एटम्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। वन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जरूरत से ज्यादा वाला उसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है ताकि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाए, और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। राइट? अब आता है सेकंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपको एक चीज याद रखना है, ये भी अल्टीमेटली आपका दो एटम के बीच बनता है, जिसमें वन एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड अदर एटम इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है आयनिक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के बीच में? तो भाई जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के पास डेफिशिएंसी होती है, लेकिन इसमें दोनों के पास डेफिशिएंसी होती है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन लेस होता है, दोनों के पास लेस इलेक्ट्रॉन है। राइट? मैं आपको बताता हूं फंडा क्यों। शेयरिंग कब होता है पता है आपको? शेयरिंग होता है तब जब चीजें दोनों के पास नहीं है। आप लोग प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आप लोग घर पे दो हो, दो भाई हो सकते हो, दो बहन हो सकते हो, या एक भाई एक बहन हो सकते हो, और पापा एक वीडियो गेम लेके आए, देन हैपेंस शेयरिंग। क्यों? क्योंकि वो वीडियो गेम दोनों के पास नहीं था। शेयरिंग होता है, तू एक रिमोट ले, मैं एक रिमोट लेता हूं, दोनों टू प्लेयर्स लगा के खेलते हैं। राइट? एक बाइक पापा लेके आए, दो भाई है, शेयरिंग होगा। भाई तू सुबह चला, मैं शाम को चलाता हूं, दोनों चलाएंगे इस बाइक को। तो शेयरिंग तभी पॉसिबल हो सकता है जब चीजें दोनों के पास नहीं होती है। ऑलरेडी मेरे पास एक बाइक है, घर पे एक बाइक और आ गई, तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो सकता। मेरी बाइक मेरी रहेगी, मेरे भाई की बाइक मेरे भाई की रहेगी। दैट्स नॉट शेयरिंग। सो शेयरिंग में आपको एक चीज समझना पड़ेगा, बोथ द एटम्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उस बॉन्ड को हम? कोवैलेंट बॉन्ड। ओके? सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट। ठीक है?
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो पहला आपको अगर मैं डेफिनेशन पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। क्योंकि ये बॉन्डिंग हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के बीच में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। अब अपन आते हैं कि एक एटम जो होता है इसमें, जो मैं इलेक्ट्रॉन रिच की बात कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज डोनर। दैट इज कॉल्ड एज डोनर क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इसलिए उसका हम डोनर कहते हैं। राइट, डोनर मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को दे देगा। सो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड द सेकेंड एटम जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल सकते हो जिसको, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ओके, इसलिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, हम बोल सकते हैं। राइट, तो पहला एटम क्या हमारा डोनर एटम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और सेकंड एटम क्या है, एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। भाषा अलग अलग है, किसी बुक में डोनर एक्सेप्टर दिया हुआ है, किसी बुक में आपको इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दिया है, किसी बुक में वन लूज इलेक्ट्रॉन वन गेन इलेक्ट्रॉन ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मैंने सारे टर्मिनोलॉजी डाल दी है। राइट, मैं आपको सीधी बात बताता हूं एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट कैसा होता है। ठीक है, आप एकदम सोच के देखना इस चीज को। ठीक है, कि मैं आप लोगों में से ही किसी एक बच्चे के घर गया। ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस। राइट, मैं आप लोगों में से किसी एक के घर आया और आप लोगों ने मुझे खाने पे बुलाया, सर प्लीज आप पढ़ाते हो, आप लंच पे आइए, तो मैं आपके घर पे लंच पे आया हूं। अब मेरी खाने की कैपेसिटी जो है, आपके यहाँ पे बढ़िया रोटी बनी है, मटर पनीर की सब्जी बनी है। राइट, मेरी रोटी खाने की जो कैपेसिटी है दैट इज 3। दिस इज मी वंशी सर एंड दिस इज यू। राइट, अब हम मेरी रोटी खाने की कैपेसिटी इज 3 रोटीज, 3 चपाती मैं खाता हूं, और आपकी भी चपाती या रोटी खाने की कैपेसिटी इज 3। ठीक है, लेकिन आपकी मदर ने क्या किया, मुझे 4 रोटी परोस दिया। ओके, और आपको 2 रोटी परोस दी। अब आप इसका सिनेरियो सोचो 1 मिनट के लिए कि मेरी कैपेसिटी 3 रोटी है, मेरे थाली में 4 है, एक वेस्ट होने वाला है। एक वेस्ट होने वाला है मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। राइट, आपकी कैपेसिटी 3 है और आपके थाली में 2 रोटी है। सीधी बात, मतलब आपका पेट नहीं भरने वाला है, आप आधा पेट खाना खाओगे आज। राइट, तो आपके पास लेस इलेक्ट्रॉन है। राइट, मैं क्या करूंगा, उस वेस्ट होने वाले रोटी को जबरदस्ती फेंकने के बजाय आई विल बी द डोनर, आई विल बी डोनेटिंग दैट पर्टिकुलर चपाती और रोटी टू समबडी हु नीड्स इट। राइट, तो मुझे आप नीडी दिख रहे हो क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल डोनेट 1 रोटी टू यू। राइट, तो जैसे मैंने डोनेट किया, मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मेरे पास 3 चपाती हो गए, 3 रोटी हो गए, और आपके पास भी 3 रोटी हो गए, और हम दोनों का पेट भर गया एंड वी हैव बिकम स्टेबल। ऐसा मतलब कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में कुछ एटम्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, और कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है जिनके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले और एक लेस इलेक्ट्रॉन वाले को कंबाइन करना है। कंबाइन ऐसा करना है कि एक्स्ट्रा दूसरे के पास बचे ना, और कमी वाले की कमी भी पूरी हो जाए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है।
राइट। अब देखिए आप, मैंने आपको क्या बताया, ओके, दिस वॉज मी, ओके, एंड दिस वॉज यू, ओके। माई कैपेसिटी इज 3 चपाती, आपका कैपेसिटी भी 3 चपाती है। मुझे पहले केस में 4 चपाती मिला, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, राइट। एक चपाती मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो एक चपाती एक्स्ट्रा मैं क्या करूंगा, उनको डोनेट कर दूंगा जिनके पास एक रोटी लेस है, राइट। क्योंकि मेरे पास एक ही एक्स्ट्रा है, तो मुझे ऐसा एक्सेप्टर खोजना है, क्योंकि आई एम द डोनर हियर, आई एम डोनेटिंग एंड यू आर द एक्सेप्टर। तो मुझे ऐसा एक्सेप्टर खोजना है जिसका जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट। सपोज मान लो आपके थाली में एक है, एक रोटी है, और मेरे थाली में 4 रोटी है। मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया या एक रोटी दे भी दिया, तो यार आपके पास एक के बजाय 2 हो जाएगा, पर आपके पास 3 नहीं होगा। मैं स्टेबल हो जाऊंगा पर आप नहीं स्टेबल होंगे। बॉन्डिंग मतलब दोनों एटम का स्टेबल होना होता है। सो दैट्स नॉट कॉल्ड बॉन्डिंग, दिस इज नॉट बॉन्डिंग हियर, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरे लिए मुझे ऐसा डोनर खोजना है कि भाई मेरे पास एक रोटी एक्स्ट्रा है, तो एक्सेप्टर एक रोटी कम वाला हो। सपोज सेकेंड केस में ये देखते हैं, मेरे थाली में 5 रोटी डल गया। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे थाली में 2 रोटी एक्स्ट्रा हो गया दिस टाइम। अब 2 रोटी वेस्ट होने वाला है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं डोनेट करने के, राइट। फर्स्ट तरीका ये है कि मैं एक एक रोटी 2 लोगों को बांट दूं, ओके। मुझे पता है कि आपकी कैपेसिटी 3 है, मेरी कैपेसिटी भी 3 है, राइट। और यहां पे एक बंदा है जिसको 2 रोटी मिला है, एक और बंदा है जिसको 2 रोटी मिला है। तो मैं क्या करूंगा, एक इसको दे दूंगा और एक इसको दे दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इसके पास भी टोटल 3, इसके पास भी 3 और मेरे पास भी 3, राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड 2 such atoms। एक तरीका ये है कि 2 एटम खोज लो जिसको 1 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि मैंने 2 डोनेट कर दिए, सामने वाले ने एक एक ले लिया। या और आप एक ऐसा एटम खोज लो जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई, या एक ऐसा बंदा फाइंड कर लो जिसके थाली में एक रोटी डला हुआ है। तो 5 मेरे पास हैं, मैं सीधा उसको 2 रोटी दे दूंगा, तो सामने वाले का भी 3 रोटी हो जाएगा, मेरा भी 3 रोटी हो जाएगा, और उस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये ए एटम है और ये बी एटम है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आए तुरंत मुझे रोक देना प्लीज, ताकि मैं बहुत आगे चले जाऊं, फिर आप बोलो सर यहां से समझ में नहीं आया था मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ए एटम की जो कैपेसिटी है, ठीक है, ए एटम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी सबकी होती है, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं कि इसकी जो कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है 8 और इसकी भी कैपेसिटी है 8, ओके। इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी कैपेसिटी ए की 8 है और बी की भी 8 है, राइट। अब मैं देखता हूं, सबसे पहले केस में मैं ये देखता हूं कि ए के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1, ठीक है। और बी के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब आप एक चीज समझ जाओ कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये एक एक्स्ट्रा है इसका, और इसके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये ए क्या करेगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा, ये जो ए था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसके पास अब 9 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ये स्टेबल हो जाता है। और इसके आउटर मोस्ट में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। यहां तक क्लियर है सभी को? बोलो मत, चैट में यस कर दो।
ठीक है, अब आता है सेकेंड केस। सेकेंड केस में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास मान के चलते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और यहां पे इसको चाहिए 8, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस। तो भाई ये सीधा का सीधा 2 इलेक्ट्रॉन आप उसको दे दो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर करने के बाद इसके पास नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और इसके पास ट्रांसफर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे बचेंगे, तो दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ओके, इसी में एक तरीका यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, मैं ऐसा कोई बंदा खोज लूं जिसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा, लेकिन बी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो 8 हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, पर इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना अभी भी, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और एटम बी का लाना पड़ेगा, 1 बी विथ 7 इलेक्ट्रॉन, अनदर बी विथ 7 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज ए 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको भी ट्रांसफर करेगा और आपका ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप देखिए, एक बी एटम 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बी एटम भी 8 इलेक्ट्रॉन, और पहला वाला ए एटम भी 0। तो आपका जो एटम बना या कंपाउंड बना दैट इज AB2। ए 2 बी एटम के साथ बॉन्ड बना लिया, NaCl कंपाउंड। ओके, आपको एक चीज समझना होगा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का आप देखो कि वो कौन से जगह पे प्लेस होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। आपको एटॉमिक नंबर तो याद रखना ही पड़ना चाहिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज 11, 11 को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ूं तो दैट इज 2,8,1, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ओके, दैट इज पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 7, राइट। तो क्लोरीन का 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि आपके पास सोडियम के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। इसलिए ये सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है और क्लोरीन के साथ आपका एक NaCl बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है क्लोरीन, ठीक है, और सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और NaCl बनाता है। बट इन द सेकेंड केस, जब मुझे कोई बोलता है कि कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, लेट्स टेक मैग्नीशियम क्लोराइड, तो गाइस मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 12, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, राइट। तो जब मैं मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्लोरीन के पास क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं एक और क्लोरीन लेके आता हूं, तो एक कैल्शियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिस कारण से मैग्नीशियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को दे दिया, ये क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, और ये वाले क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, उससे ये दोनों भी स्टेबल हो रहे हैं और मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया, इसलिए ये बनता है MgCl2। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम का तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि उसको 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, टोटल 3 क्लोरीन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपने तीनों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को देता है। इसलिए NaCl होता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम का Cl2 होता है और एल्यूमिनियम का Cl3 होता है, क्योंकि क्लोरीन अपनी एंटिटी नहीं बदल रहा है, क्लोरीन को एक ही एटम चाहिए, पर आपके पास जितने एक्स्ट्रा हैं आप उतने क्लोरीन अपने पास ले आओ तो आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इस तरीके से आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो।